Welcome to participant in the Shri Bharti podcast conversation program and presented by Shri Bharti Expose and Explainer platform. नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो आजकल बहुत चर्चा में है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग और जुए का बढ़ता चलन। हाँ बिल्कुल, और इसके लिए हमारे पास अब श्री भारती एक्सपोजर एंड एक्सप्लेनर प्लेटफॉर्म का एक काफी दिलचस्प विश्लेषण है जिसे अभिलेष श्री भारती ने तैयार किया है। सही, तो आज हम इसी विश्लेषण के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आखिर काम कैसे करते हैं और जीतने की सच्चाई क्या है। क्या ये वाकई किस्मत का खेल है या कुछ और हाँ, समाज पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत में कई तरह के ऑनलाइन जुए का जिक्र है ना? हाँ, जैसे लॉटरी है, स्पोर्ट्स बैटिंग आईपीएल वगैरह पर, फिर ऑनलाइन कैसीनोज हैं, स्लॉट मशीन, रूलेट और वो फैंटेसी स्पोर्ट्स भी जैसे ड्रीम 11, रमी। हाँ, और लाइव बेटिंग वाले गेम्स जैसे 3 पत्ती। मतलब वैरायटी तो बहुत है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो स्रोत बताता है वो है जीतने की संभावना बहुत ही कम लगती है। हाँ बिल्कुल, आंकड़े तो यही दिखाते हैं। जैसे लॉटरी या कैसीनो गेम्स में ये संभावना 0.01% से 1% के बीच ही होती है, बहुत कम। और फैंटेसी स्पोर्ट्स में, जिसे अक्सर स्किल गेम कहा जाता है, वहां तो और भी कम है। स्रोत के मुताबिक करीब 0.000667%, और कुछ लाइव कार्ड गेम्स में तो ये मतलब अविश्वसनीय रूप से 0.00000667% तक गिर जाती है। बाप रे, मतलब असल में जीतना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है इन आंकड़ों से। गणित तो यही कहता है। तो फिर सवाल उठता है कि ये प्लेटफॉर्म चलते कैसे? अगर कोई जीतता ही नहीं तो फिर मतलब कुछ तो लोग जीतते हैं। हाँ जीतते हैं, लेकिन वो कैसे और क्यों होता है ये समझना जरूरी है। स्रोत बात करता है रैंडम नंबर जनरेटर यानी आरएनजी सॉफ्टवेयर की। अच्छा, तो ये आरएनजी क्या करता है? क्या ये नतीजे तय करता है? आरएनजी ये पक्का करता है कि हर नतीजा रैंडम लगे, अप्रत्याशित लगे, खिलाड़ी को लगे कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या सिर्फ आरएनजी है? नहीं, आरएनजी के अलावा एक और बहुत जरूरी चीज है, हाउस एज। हाउस एज ये क्या होता है? देखिए, हाउस एज वो फिक्स्ड परसेंटेज है जो कंपनी हर दांव में से अपने पास रख लेती है। चाहे कोई जीते या हारे, कंपनी का हिस्सा पक्का है। अच्छा, जैसे स्रोत में शायद स्लॉट गेम्स का उदाहरण था। हाँ बिल्कुल, जैसे हर 100 रुपए जो लगाए जाते हैं उसमें से औसतन सिर्फ 85 रुपए ही वापस आते हैं खिलाड़ियों के पास। वो जो 15 रुपए बच गए वही है हाउस एज। मतलब 15% हाउसेज हुआ। सही। और यही हाउसेज पक्का करता है कि लंबे समय में चाहे कुछ खिलाड़ी जीत भी जाएं, ओवरऑल प्लेटफॉर्म हमेशा मुनाफे में ही रहेगा। आरएनजी रैंडमनेस दिखाता है, पर हाउसेज गणितीय रूप से उनकी जीत पक्की करता है। लेकिन फिर वो बड़ी बड़ी जीत की खबरें, लाखों करोड़ों जीतने वालों की कहानियां जो हम सुनते हैं, वो कैसे? वो एक तरह का भ्रम है। स्रोत साफ कहता है कि 0.01% से भी कम, मतलब बहुत ही कम लोग असल में बड़ी रकम जीत पाते हैं। सिर्फ 0.01% से कम। हाँ, और इन्हीं मुट्ठी भर विजेताओं को फिर खूब प्रमोट किया जाता है। उनकी कहानियां इस्तेमाल होती हैं लाखों और लोगों को लुभाने के लिए। अच्छा, तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल, जबकि सच्चाई यह है कि 90% से ज्यादा लोग तो बार बार हारते ही हैं। तो ये सिर्फ गणित की बात नहीं है, इसमें मनोविज्ञान का भी बड़ा हाथ लगता है। अगर हारना तय सा है तो लोग खेलते क्यों रहते हैं? हाँ, यहीं पर मनोविज्ञान का खेल शुरू होता है। स्रोत बताता है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत चालाकी से मनोवैज्ञानिक तरकीबें इस्तेमाल करते हैं। जैसे शुरुआत में शायद कुछ छोटी छोटी जीत दिला दी जाती है। इससे खिलाड़ी को लगता है कि हाँ, मैं कंट्रोल में हूं, मुझे समझ आ गया है कैसे जीतना है। अच्छा, वो झूठा आत्मविश्वास। हाँ, फिर कई बार हारने के बाद अगर एक जीत मिल जाए तो लगता है कि बस अब किस्मत बदलने वाली है और खेलने का मन करता है। और वो माहौल भी तो होता होगा, तेज रोशनी, आवाजें, बिल्कुल तेज लाइट्स, म्यूजिक, खासकर लाल रंग का इस्तेमाल, ये सब दिमाग को उत्तेजित करते हैं, लॉजिकल सोच को कमजोर करते हैं, और वो मैसेज आते रहते हैं, आप जीतने के बहुत करीब हैं। ये लालच बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन प्लेटफॉर्म्स का पूरा बिजनेस मॉडल ही इस बात पर आधारित है कि ज्यादातर लोग हारें। देखिए, संक्षेप में कहें तो हाँ, 90% से ज्यादा खिलाड़ियों का लगातार हारना, यही तो उनकी कमाई का जरिया है। ट्रांजैक्शन फीस, कमीशन और सबसे बड़ा हिस्सा हाउस एज। वो बड़े विजेताओं को हीरो बनाते हैं, लेकिन लाखों जो हार रहे हैं उनकी बात कोई नहीं करता। सही कहा,
उनकी खामोशी में ही प्लेटफॉर्म का मुनाफा छिपा है। स्रोत में अभिलेष श्री भारती इसे सिर्फ जुआ नहीं, एक सामाजिक समस्या के तौर पर भी देखते हैं। वो इसे नशा और धीमा जहर कहते हैं। हाँ, और ये बहुत गंभीर बात है। वो कहते हैं कि ये नशा समय, संस्कार, रिश्ते सब निगल रहा है। उन्होंने बच्चों का भी जिक्र किया है शायद। हाँ, कि कैसे बच्चे किताबों के बजाय मोबाइल पर सर्वाइवर बनने में लगे हैं और असल जिंदगी में हार रहे हैं। ये ऐप्स एक तरह से डिजिटल जुआ घर बन गए हैं, जो सिर्फ जेब ही खाली नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, जेब के साथ साथ सोच, समझ और सबसे कीमती चीज समय, वो भी छीन रहे हैं। श्री भारती इसे सुनियोजित मानसिक व्यापार कहते हैं। सपने बेचते हैं और बदले में सिर्फ असलियत की चुभन मिलती है। उनकी एक लाइन बहुत असरदार है। हाँ। जिसे आप अपनी किस्मत समझ रहे हैं, वो किसी सॉफ्टवेयर के एल्गोरिदम है। एकदम सटीक। यही तो पूरी बात का निचोड़ है। ये किस्मत का खेल नहीं है, ये गणित है, ये सॉफ्टवेयर है, ये मनोविज्ञान का जाल है। पहले जुए की गलियां बदनाम थी, अब ऐप्स में जुआ सम्मान पा गया है। ये भी शायद उन्होंने ही कहा है। हाँ, और ये बदलाव सोचने पर मजबूर करता है। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि ऑनलाइन गेमिंग और जुआ प्लेटफॉर्म, जैसा स्रोत बताता है, इनका डिजाइन ही मुनाफा कमाने के लिए है। हाँ, और इसमें खिलाड़ी के जीतने की संभावना जानबूझकर बहुत कम रखी जाती है। गणितीय बढ़त यानी हाउस एज और साथ में मनोवैज्ञानिक चालें, इन दोनों का इस्तेमाल करके लोगों को खींचा जाता है और खेलने पर मजबूर किया जाता है, जिसका नतीजा अक्सर होता है पैसों का नुकसान और कई बार गंभीर सामाजिक समस्याएं भी। स्रोत इसे किस्मत का खेल नहीं बल्कि एक डिजिटल धोखा मानता है। आखिर में एक सवाल जो स्रोत उठाता है और जो शायद हम सबको सोचना चाहिए, वो मनोरंजन और जुए के बीच की बारीक रेखा के बारे में है। हाँ, वो रेखा जो लगातार धुंधली होती जा रही है। और जब प्लेटफॉर्म खुद ही जानबूझकर उसे और धुंधला कर रहे हो, तो एक आम इंसान कैसे पहचाने कि कहां मनोरंजन खत्म हो रहा है और कहां शोषण शुरू हो रहा है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है, खासकर आज के डिजिटल दौर में। Welcome to participant in the Shri Bharti podcast conversation program and presented by Shri Bharti Expose and Explainer platform.